हाँ, तो बच्चों बीते कल हमने एडवर्ब क्लास को पढ़ा था और उसके 3 नियमों का हमने डिटेल अध्ययन किया है, एग्जाम्पल सहित सीख लिया था। अब हम उसके चौथे ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंडीशन। क्या है, कंडीशन। और कंडीशन का मतलब जानते ही हैं, शर्त। क्या होता है, शर्त। शर्त प्रदर्शित करने के लिए, शर्त प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, मुख्य कंजक्शंस, यानी कि मुख्य कंजक्शंस इफ, अनलेस तथा इन केस। क्या है, इफ, अनलेस तथा इन केस, ठीक है, इन केस आदि हैं, इन केस आदि हैं। कंडीशन यानी कि शर्त प्रदर्शित करने के लिए या शर्त क्या है बताने के लिए जो हमारे मुख्य कंजक्शंस है वो क्या है, हमारा इफ है, अनलेस है तथा इन केस आदि है। समझ रहा है। तो अब देखिए यहां शर्त, शर्त का मतलब क्या, जैसे कि जानते ही हैं शर्त, तो शर्त सबसे सभी लोग परिचित होंगे ही। समझ रहे हैं। अभी एग्जाम्पल एक आपके सामने आएगा तो तुरंत ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो हमारा सेपरेट में क्या दिया है कि डू नॉट वर्क, डू नॉट वर्क टू मच, ठीक है, डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच, you will lose your health। अरे भाई हेल्थी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अन्य शब्द भी हो सकता है, किसी अन्य मूड भी क्या है हम इसे लिख सकते हैं। डू नॉट वर्क टू मच, अधिक परिश्रम मत करो, यू विल लॉस योर हेल्थ, तुम अपने स्वास्थ्य को क्या है बिगाड़ लोगे या स्वास्थ्य को क्या है खो दोगे। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या इस वाक्य से हमें शर्त नहीं प्रकट हो रहा है, हो रहा है कि एक तरफ कोई कार्य हम करेंगे तो दूसरे तरफ हमारा कुछ हानि हो जाएगा। समझ रहा है ना। जैसे शर्त में क्या होता है, हमने सुना भी है कि तुम मुझे क्या है 1000 दो तो मैं तुम्हें क्या है ये चीज दे दूंगा। वहां पे क्या है शर्त है, एक डील है कि नहीं है, कि ये काम दोगे या ये काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या है ये काम करने दूंगा। ठीक है। तो ऐसे सभी जगह पे आपको समझ लेना है कि शर्त है। समझ रहे हैं। और अब यह वाक्य जो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा ऐसे कि सबसे पहले देखिए इसके जो मुख्य कंजक्शंस है उस पर ध्यान देंगे हम कि इनमें से किसका प्रयोग करके हम इसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। समझ रहा है। तो इफ है, अनलेस है और इन केस है, ये मुख्य क्या है कंजक्शंस है। तो इसमें से सीधे हमें इफ के तरफ क्या है दृष्टि डालनी चाहिए कि इफ को अगर हम सबसे पहले इस्तेमाल कर लें कि इफ यू वर्क टू मच कमा यू विल लॉस योर हेल्थ, कि यदि तुम कठिन परिश्रम क्या है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लो। शर्त की पुष्टि हो जाएगी, होगी नहीं होगी, हो जाएगी। यानी कि अब हम यहां इफ का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू, अब देखिए डू नॉट वाले वाक्य में क्या है, ये यू कहां से आया अब जान लें इसके विषय में। डू नॉट वर्क टू मच, कठिन परिश्रम मत करो, इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, सलाह है इस वाक्य में। तो इंपरेटिव वाक्य में कर्ता यू हमेशा क्या होता है हाइड होता है। तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो प्रत्येक क्लास में एक सब्जेक्ट और एक फिट वर्ब की आवश्यकता होती है ना, इसलिए हमें उस हाइड सब्जेक्ट को यहां इस्तेमाल करना होगा, तभी ना बनेगा ये, तभी ना ये बनेगा क्लास।
तो अब ये हो गया इफ यू वर्क टू मच, इफ यू वर्क टू मच, समझ रहा है? इफ यू वर्क टू मच, कमा, यू विल लॉस, you will lose your health, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, अब क्या बताया गया यहाँ पे कि शर्त बताने वाले मुख्य कंडीशंस जो है इफ, अनलेस और इन केस हैं, और इनके प्रयोग से क्या, इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बना करके हमने इस वाक्य को क्या कर लिया, सिंथेसिस कर लिया, अर्थात कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लिया। ठीक, एक वाक्य हमारा क्या है, ठीक है, एक वाक्य हमारा ये इफ यू वर्क टू मच यू विल लॉस योर हेल्थ, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और इफ यू वर्क हार्ड टू मच, ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन गया, अर्थात यह एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में क्या हो गया, बदल गया। समझ रहा है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा है पांचवा, ये है हमारा कंपैरिजन। क्या है, कंपैरिजन, यानी कि तुलना, तुलना बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए बात देखी है, तुलना बताने के लिए, ठीक है। मुख्य कंजक्शंस, मुख्य कंजक्शंस, मुख्य कंजक्शंस कौन कौन है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो तुलना में सबसे पहले नाम आता है देन का, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। देन आता है, सो आता है, समझ रहे हैं। उसके बाद एज, डैश डैश एज आता है, देन, सो, एज, डैश डैश एज, तथा, या कामा के द्वारा भी लिखा जा सकता है, तथा, सो डैश डैश एज है, ठीक है। कि कंपैरिजन की तुलना बताने के लिए जो हमारा मुख्य क्या है कंजक्शन है, वो देन है, सो है, एज डैश डैश एज है, तथा सो डैश डैश एज है। ठीक, ये तुलना प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं। और याद रखिए यहाँ पे कि एज डैश डैश एज और सो डैश डैश एज के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब ही आ सकता है, उसके अलावा कोई अन्य शब्द नहीं आ सकता है, समझ रहा है ना। यह नियम आपको आगे दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ना है, वहां भी इसके विषय में क्या है बताया जाएगा। तो भी वहां से निष्कर्ष में क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि इसके बीच में या तो कोई एडजेक्टिव आ सकता है या तो कोई एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है मुख्य कंजक्शन से कंपैरिजन के। अब इनके प्रयोग से यहां लिख भी दे रहा हूं एक जगह, ताकि बाकी जगह आप क्या है इस पूरे पूरे थ्योरी को समझ सकेंगे। इनके प्रयोग से, इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन बनाकर सिंथेसाइज करना, अर्थात कॉम्प्लेक्स में बदल दो। तो अब इनके क्या है प्रयोग से या इनमें से किसी एक का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि हम एडवर्ब क्लॉज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या है, बना करके सिंथेसाइज करना, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल इसका। मान लीजिए यहां दिया वो पहला हमारा वाक्य, डेला इज ब्यूटीफुल, डेला इज ब्यूटीफुल। डेला हियर, डेला इज नेम ऑफ ए गर्ल, डेला एक क्या है लड़की का नाम है, समझ रहे हैं। डेला इज ब्यूटीफुल, रिया इज इक्वली ब्यूटीफुल,
इक्वली ब्यूटीफुल। देखिए यहां क्या दिया है, डेला इज ब्यूटीफुल, डेला सुंदर है, ठीक है, डेला इज ब्यूटीफुल, ठीक है, रिया इज इक्वली ब्यूटीफुल। अब यह क्या बजा रहा है, दोनों वाक्यों से हमें क्या मिल रहा है, देखिए डेला सुंदर है, रिया इज इक्वली ब्यूटीफुल, रिया भी उतनी ही सुंदर है। दोनों में तुलना और नहीं हो रहा है, हो रहा है। अरे भाई देखिए, एक तरफ डेला भी सुंदर है और एक तरफ रिया भी उतनी ही सुंदर है, तो दोनों में तुलना का भाव है कि नहीं है। तो जैसा नियम रहेगा वैसे ही वाक्य आपको मिलने हैं। तो यहां से स्पष्ट ये होता है कि जो वाक्य जैसा मिलेगा हम उसको उसी प्रकार के एडवर्ब क्लास से सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में चेंज कर लेंगे और एक को पीसफुल क्लास के रूप में बदल लेंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहां पे अगर इसे हम कंबाइंड करते हैं, ठीक है, हाँ जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में, तो अब क्या हो जाएगा, डेला इज ब्यूटीफुल। अब देखिए ऊपर के कंजक्शंस में से किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का नहीं कर सकते, सो का नहीं कर सकते, एज डैश डैश एज का कर सकते हैं, सो डैश डैश एज का भी प्रयोग नहीं कर सकते, और यहां एज डैश डैश एज का प्रयोग हम बिल्कुल भी कर सकते हैं। और वो कैसे, अब देखिए, अब यहां हो सकता है ऐसे, रिया इज एज ब्यूटीफुल एज डेला इज। देखिए एज डैश डैश एज के बीच में क्या आया, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, है। रिया इज एज ब्यूटीफुल एज डेला इज, रिया भी उतनी ही सुंदर है जितनी की डेला है, उतनी ही सुंदर है जितना की। तो एज डैश डैश एज का मतलब क्या होता है, ये होता है, सोचा हूं कि यहां बताऊंगा तो आप समझने में क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने पूरे सेंटेंस को यहां पर लिख करके समझाया। इसका हिंदी में अर्थ क्या है, रिया इज एज ब्यूटीफुल एज डेला इज, कि रिया भी उतनी ही सुंदर है जितनी की डेला सुंदर है। समझ रहा है ना, ये तो था वाक्य में, डेला इज ब्यूटीफुल, डेला सुंदर है, रिया भी उतनी ही सुंदर है। अब क्या, रिया इज एज ब्यूटीफुल एज डेला इज। अब देखिए, एक सब्जेक्ट एक फीट वर्ब और एक सब्जेक्ट एक फीट वर्ब, हो गया, दो क्लास बन गए, बड़े नहीं बन गए, और जब बन गए तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कर सकते हैं, चलिए अगला है हमारा छठवां सेंटेंस है हमारा। छठवां जो हमारा प्रकार होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट। क्या है हमारा, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अंतर या विरोध, ठीक है, यह है हमारा कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल आपको ऑर्डरली बताया जा रहा है, जिस हिसाब से आपको क्या है शुरुआत में बताया गया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अंतर, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, अंतर या विरोध, ठीक। बताने के लिए मुख्य कंजक्शंस, मुख्य कंजक्शंस कौन कौन से हैं, किसके लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, ठीक है, अंतर विरोध के लिए। तो अंतर विरोध के लिए क्या हो जाएगा हमारा, मुख्य कंजक्शन बताने के लिए जो अंतर है या विरोध है, ठीक है। दो है हमारा, दो है, दो हो जाएगा, यद्यपि या हालांकि, आल्दो हो जाएगा, दो है, आल्दो है, तथा इवन इफ आदि हैं,
ठीक है। मुख्य रूप से 3 कंजक्शंस क्या है इसके लिए आते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से 3 कंजक्शंस आते हैं। कौन कौन? ये कॉन्ट्रास्ट के लिए अर्थात अंतर या विरोध के लिए कौन कौन? 2 आता है, यद्यपि या हालांकि, ऑल्दो आता है तथा इवन इफ आदि आते हैं। अब इनके प्रयोग से एक वाक्य को क्या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बनाकर सिंथेसाइज कर लेते हैं अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं, जहां किसी वाक्य में अंतर या विरोध हमें दिखाई देता है। यदि 2 वाक्यों में अंतर या विरोध का भावना दिखाई दे रहा है तो वहां पे हम एडवर्ब क्लॉज जो है किससे बनाएंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट के द्वारा ही हम उसे कॉम्प्लेक्स करते हैं। समझ रहा है ना? जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, एग्जाम्पल यहां दिया है ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह ही इज पुअर वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट और वो ईमानदार है। दोनों वाक्यों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है, विरोध की भी भावना क्या है आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। समझ रहे हैं? तो इस नियम के अंतर्गत हम इस प्रकार के वाक्यों को ही क्या है जोड़ते हैं। अब क्या हो जाएगा यहां हमारा कंबाइंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा ऑल्दो का प्रयोग करेंगे हम यहां पे। ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर हो गया। ऑल्दो ही इज पुअर कमा ही इज ऑनेस्ट। एक क्लास हमारा ये हो गया और एक क्लास हमारा क्या है ये हो गया, यानी कि ऑल्दो ही इज पुअर कमा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, यानी कि ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। एक क्लास ये हमारा होगा सबऑर्डिनेट, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, ही इज ऑनेस्ट वो ईमानदार है। एक सब्जेक्ट एक फिट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फिट वर्ब हो गया। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। केवल आपको ऑल्दो क्या है इसको लगा करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में कर देना है अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज कर देना है, और इस क्लॉज में हमें कोई चेंजिंग करना ही नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप बन जा रहा है। कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा सातवां है हमारा रिजल्ट। क्या है हमारा? रिजल्ट। रिजल्ट परिणाम क्या होता है? परिणाम जानते ही हैं। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां पे रिजल्ट में अर्थात परिणाम बताने के लिए। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? परिणाम बताने के लिए मुख्य कंजक्शंस पहले क्लास में मुख्य कंजक्शंस पहले क्लास में सो तथा दूसरे में दैट है, यानी कि दोनों मिला करके क्या होगा? सो दैट। ठीक। इससे हमारा क्या होता है? रिजल्ट प्रूफ होता है। रिजल्ट परिणाम नतीजा। समझ रहे हैं? रिजल्ट यानी कि परिणाम बताने के लिए मुख्य कंजक्शंस पहले क्लास में सो तथा दूसरे में दैट है। इनके प्रयोग से या इसके प्रयोग से क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बनाकर सिंथेसाइज करना। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहां दिया हो एग्जांपल
ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही क्या था, गरीब था। ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई, he could not buy this car, ठीक है। अरे कार हो सकता है, कोई अन्य मांगी चीज हो सकती है, आप शामिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। he was very poor, वो बहुत गरीब था। he could not buy this car, इसलिए वह इस कार को खरीद नहीं सकता था। समझ रहा है? he was very poor, वो बहुत गरीब था और इसीलिए he could not buy this car, इसीलिए वो इस कार को नहीं खरीद सकता था। बाई का मतलब जानते हैं क्या होता है, खरीदना ही होता है, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पे परचेज भी लगा सकते हैं, परचेज, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में किसी भी मॉडल ज्वेलरी के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, भले ही वो अपने पास्ट फॉर्म में हो या प्रेजेंट फॉर्म में हो, इससे कोई फर्क नहीं होता है। मॉडल एजुलिस के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में ही मेन वर्ब के थर्ड का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में चाहे वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में हो या फिर अपने पास्ट फॉर्म में हो, हम हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्या है, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है, ही कुड नॉट बाई दिस कार। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम इस वाक्य को यहाँ कंबाइंड करेंगे। तो अब देखिए दोनों वाक्यों में शब्द क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल नहीं मिल रहा है, रिजल्ट का भाव दोनों वाक्यों में है या नहीं है। मुख्य चीज जो है हमें ये देखना है कि ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था, ही कुड नॉट बाई दिस कार, और इसीलिए वह इस कार को खरीद नहीं सकता। तो गरीब होने का परिणाम क्या है, गरीब होने का परिणाम साफ साफ दिख रहा है दूसरे वाक्य में। पहले वाक्य में तो गरीब है, अर्थात गरीब था, तो इस गरीब होने का परिणाम क्या है कि वो इस कार को खरीद नहीं सकता। परिणाम का भाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब यहां पे क्या हम करेंगे, पहले क्लास में हमें क्या लगाना है, सो लगाना है। तो अब हम उसको सिस्टमैटिक जगह लगाएंगे, खास तौर से हाँ, ही वाज सो पुअर, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी जो है वो सो में क्या है, एक तरह से कंफ्यूज हो जा रहा है, और हमें वहां नियम में भी क्या बताया गया है कि पहले क्लास में हमें सो लगाना है और दूसरे क्लास में क्या लगाना है, दैट लगाना है। समझ रहा है ना? तो ऐसे हो जाएगा ही वाज सो पुअर, ही वाज सो पुअर that he could not buy this car। वाक्य हमारा क्या हो गया, he was so poor, वो बहुत क्या था, गरीब था, that he could not buy this car, इसलिए वो क्या है, उस कार को खरीद नहीं सकता था। अब देखिए पहले क्लास में हमने क्या लगाया, सो का इस्तेमाल किया यहाँ, और दूसरे क्लास में हमने क्या है, दैट का इस्तेमाल किया नहीं किया है, किया है। तो ये एक क्लास और ये हमारा दूसरा क्लास है। तो पहले क्लास में हमने सो का इस्तेमाल किया और दूसरे क्लास में हमने क्या है, दैट का इस्तेमाल किया, दोनों मिला करके सो दैट होता है। तो इस तरीके से हमने क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बना करके कर लिया। तो आई होप आप सभी को यहां तक का संपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ में आया ही होगा। आगे के अन्य दो जो नियम है उसके लिए आप क्या है, आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे क्या है, इससे ट्यून रहेंगे, बने रहेंगे, और हम अपने आगामी वीडियोस में वह भी दोनों नियम आपके सामने एग्जाम्पल के साथ पूरी तरह से क्या है, समझाते हुए समाप्त कर दिया जाएगा।